स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया है। ये हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। पांचों वंशों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। इसका समय है 1206 से लेके 1290 ईस्वी के मध्य। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसे मामलूक वंश भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान। यानी कि इस वंश के जितने भी शासक हुए हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये बलबन, ये सभी जो शासक हैं, इन सभी शासक के माता पिता अलग अलग थे और इस वंश के सभी शासक तुर्क थे। तो यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस गुलाम वंश के शासक दिए गए हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। इसमें हमें सभी शासक के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है, जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे, जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इसके बीच में भी कुछ शासक आए हुए हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। इनके बारे में हम सिर्फ एक एक पॉइंट याद रखेंगे और यहाँ से मिलान के लिए भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको क्रम दे दिया जाएगा, तो इसके लिए भी आपको इस बीच के जो शासक हैं इनका क्रम भी ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिनका समय है 1206 से लेके 1210 ईस्वी के मध्य। मोहम्मद गोरी अपने भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन विजय प्राप्त क्षेत्रों को छोड़कर गजनी में वापस चला गया। इससे पहले हमने गौरी वंश के बारे में पढ़ा था। ये मैप में आप गौरी का साम्राज्य देख सकते हैं। जब वो भारत से अपने विजित क्षेत्रों, ये गौरी का साम्राज्य आप चित्र में देख सकते हैं, इन विजित क्षेत्रों को छोड़ के गजनी वापस जाने लगा, तो ये जो साम्राज्य था भारत का, इसे वह कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप कर चला गया। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी ने एक दास के रूप में खरीदा था। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया। मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चित्र में है, ये है निसापुर और यहाँ से इसे गजनी लाया गया था, जहां पर उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास जीत लिया और उसने अपना राज्य अभिषेक गोरी की मृत्यु के पश्चात जून 1206 ईस्वी में करवाया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। चित्र में आप यहाँ पर लाहौर देख सकते हैं, ये ऐबक की राजधानी थी। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि यह मलिक और सिपाह सालार की उपाधियों के साथ ही शासन करता रहा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वल उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये दिल्ली में स्थित है, ये है कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। यह राजस्थान में स्थित है। इसे 2.5 दिन में ही बनाया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अजमेर राजस्थान में यह स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई, जबकि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा किया और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया था। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, यानी ये आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल होता है, इसे खेलते समय घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी और उसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीने तक शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन जाता है। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये गुलाम वंश का साम्राज्य है जो भारत के मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इसका जो समय है वो है 1210 से लेके 1236 ईस्वी के मध्य। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। पहले राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गोरी का गुलाम था, और ये जो इल्तुतमिश है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसने यानी इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को चलाया था। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क ए चिहलगामी या दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये सभी टॉपिक इल्तुतमिश से संबंधित ध्यान रखने हैं। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इल्तुतमिश गया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिसके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपको ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। मंगोल नेता चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षा हेतु ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की, और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। ये इस मैप में आप देख सकते हैं, इस चित्र में ये मंगोल का साम्राज्य है जो भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र पर विस्तारित है। अब हम देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। इनका समय है 1236 से लेके 1240 ईस्वी के मध्य। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो इल्तुतमिश का बेटा था। रजिया ने रकनुद्दीन को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त कर ली। उत्तराधिकार को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि जो इसका इल्तुतमिश का बेटा था रकनुद्दीन फिरोज शाह, ये अयोग्य शासक था। इसने जनता की स्वीकृति प्राप्त की और यह शासक बन गई। उत्तराधिकार को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर ए आखोर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। यह एक महत्वपूर्ण पद था। रजिया सुल्तान की इन सभी गतिविधियों से अमीर जो 40 सरदारों का समूह था वो बहुत ही नाराज हुआ। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया, यानी रजिया सुल्तान को सत्ता से हटा दिया। रजिया तबर हिंद के सूबेदार
अल्तुनिया से पराजित हुई और दोनों ने बाद में विवाह कर लिया। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला सुल्तान थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या के बाद बहराम शाह सुल्तान बनता है। बहराम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें बहराम शाह मारा गया। बहराम शाह की मृत्यु के बाद 1242 ईस्वी में फिरोज शाह का पुत्र मसूद शाह सिंहासन पर बैठता है। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में सुल्तान मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। इससे इसे बलबन को कई सारे महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुए। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बनता है। यहाँ पे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी दिए गए हैं, जो हम देख लेते हैं। इनका समय है 1236 से 66 ईस्वी के मध्य। पहले है रकनुद्दीन फिरोज शाह, 1236 में बनते हैं। ये इल्तुतमिश के पुत्र होते हैं। रजिया सुल्तान, ये 1236 से 1240 के मध्य शासक बनती हैं। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी के मध्य, यह इल्तुतमिश का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये रकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, जो ये पहले शासक हैं, इनका पुत्र था। नसरुद्दीन महमूद शाह, यह इल्तुतमिश का पौत्र था। तो ये उत्तराधिकारी आपको ध्यान रखने हैं, इनका मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। अब देखते हैं हम बलबन के बारे में। इनका जो समय है वो है 1266 से लेकर 1287 ईस्वी के मध्य। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया, जिन्होंने उसे गजनी के निवासी के हाथों बेच दिया। बाद में 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। उस जमाने में जो गुलाम होते थे, उनसे सिर्फ गुलाम वाले काम नहीं करवाए जाते थे। जो योग्य होते थे उनसे सैनिकों वाले काम करवाए जाते थे। उन्हें योद्धा के रूप में रखा जाता था, सारी सुविधाएं दी जाती थी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि गुलाम सिर्फ गुलामों की तरह ही रहते थे। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद प्रदान किया। रजिया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में बलबन ने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आखूर का पद मिला था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया था। इस अवसर पर उसे नसरुद्दीन ने उलुग खां की उपाधि और नायाब ए ममलिकात का पद दिया था। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर शासक बनता है। तो आपको ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी आक्रमण करना, लूटमार करना, आक्रमण करना और खून खराबे से अपने साम्राज्य का विस्तार करना। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली है सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है और दूसरा है सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, यानी सुल्तान जो चाहे वह कर सकता है। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत ए खुदाई माना गया। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, ऐसा बलबन ने कहा। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, जिसका मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना जैसी रीतियां आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नवरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन ने दल चालीसा यानी तुर्कान ए चहलगानी, जो कि 40 गुलामों का दल था, इसे समाप्त कर दिया, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, क्योंकि इस तरफ आप देख सकते हैं भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में उस समय मंगोलों का शासन था। तो इनसे मुकाबला करने के लिए उसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जो इससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहते थे।
बलबन के बाद अगला शासक कैकुबार बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी थी। तो आपको ये मैप भी ध्यान में रखना है। ये जो मैप है ये है गुलाम वंश का मैप। बाकी आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये 1200 एडी का मैप है। यहाँ पे ये है गौरी का साम्राज्य। ये गौरी का साम्राज्य उस समय भारत में सोलंकी, परमार, चंदेलों का शासन था। और नीचे इस तरफ यादव काकतीय, जिसपे एक मूवी भी बनी है रुद्रमा देवी की, जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो आपको ये मैप ध्यान में रखना है, इससे आपको सभी टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद ये 1300 एडी का मैप है, जिसमें आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में मंगोल का शासन था। ये पूरा मंगोलों का क्षेत्र है। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य है। और इसके नीचे गुजरात में यहाँ पे परमार थे, यहाँ पे ईस्टर्न गंगा थे, यहाँ पे यादव का शासन था। इस तरफ काकतीय डायनेस्टी थी, जो कि हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको ये मैप अपने माइंड में रख के सभी टॉपिक को क्लियर करना है। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करके की थी। खिलजी वंश को सामान्यतः तुर्कों का कबीला माना जाता है, जो उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय के बाद भारत में आकर बसे थे। ये खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सियाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन खुसवर शाह। तो ये सभी शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। इनका समय है 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी के मध्य। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी के महल में करवाया था। 1290 ईस्वी में कड़ामानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया गया था। इस अवसर पर कड़ामानिकपुर, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, इसकी सूबेदारी उसके अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी। तो ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास में कड़ामानिकपुर है। इसकी सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को दे दी गई, जो जलालुद्दीन का भतीजा था। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना, तब उसने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से करा दिया। 1291 ईस्वी में सुल्तान ने रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। उस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। तो रणथंभौर ये यहाँ पर राजस्थान के पास में, राजस्थान के अंतर्गत है। 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए थे। तो ये जो उत्तर और पश्चिम का भारत का क्षेत्र है, इस तरफ यहाँ पे मंगोल का शासन था, इस तरफ से लगातार भारत पे आक्रमण हो रहे थे। इसके काल में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी का अभियान हुआ। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये यादव वंश है। उस समय भारत में यादव वंश का शासन था और यहाँ ये देवगिरी था। यहाँ के शासक थे उस समय रामचंद्र देव। इनको पराजित करके अपार धन प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये यादव वंश के शासक हैं रामचंद्र देव, ये आपको ध्यान रखना है मैप में। 1296 ईस्वी में कड़ामानिकपुर, जो इलाहाबाद के पास में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर सुल्तान को बुलाया था और उसकी हत्या करा दी थी। तो अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इनका समय है 1296 से लेके 1316 ईस्वी के मध्य। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और 22 अक्टूबर 1296 को यह दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामिन उल खिलाफत, नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी ग्रहण की थी, किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उलेमा वर्ग, ये मुस्लिम में जो विद्वान होते थे उन्हें उलेमा वर्ग कहते थे, को भी अपने शासन काल के समय कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। उसने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्य हित को सर्वोपरि माना था। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, क्योंकि जो शासक होता था वो जो चाहे वह कर सकता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा जो मुस्लिम विद्वान होते थे इनके कहने पर इसने अपना निर्णय बदल लिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा शासक नया धर्म चलाना चाहता था, तो आपको ये ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, यानी कि घोड़े कई सारे बदल दिए जाते थे, तो इसलिए घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का जो फोटो, पहचान पत्र आदि जो भी व्यवस्था होती थी, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर, जिसे खैराज कहते हैं, के रूप में निश्चित किया था। इसने लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे खरी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पे लगाया जाता था, तथा चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी। अब देखते हैं विद्रोहों का दमन। जब अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हत्या करके शासक बना था, तो उस समय जो अमीर थे, जो उनके मंत्री वगैरह थे, वो कई सारे विद्रोह कर रहे थे, तो उनके विद्रोहों का अलाउद्दीन ने दमन किया था, क्योंकि वो एक शासक की हत्या करके राजा बना था। अलाउद्दीन के शासन काल के प्रारंभ में विद्रोह कुछ हुए थे। इन विद्रोहों के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन ने इन्हें समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। तो ये 4 अध्यादेश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया गया। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों यानी शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथा अध्यादेश के द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि जब दावत या विवाह होती थी तो वहां पे जो अमीर लोग होते थे वो इकट्ठा होते थे और वहां पे राजा के खिलाफ साजिशें की जाती थी। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए दावत और विवाह संबंधों को रोक दिया था। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी। बरनी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए थे। पहला है अनाज का बाजार, यहाँ पर अनाजों की बिक्री होती थी। दूसरा है घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार। तीसरा था सराय ए अदल, इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी आदि चीजें बिकता था, यानी जो थोड़ी कीमती चीजें होती थी वो इसमें बिकती थी। और एक था सामान्य बाजार, इस बाजार में आम जरूरत की वस्तुएं बिकती थी, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन आदि। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया था। तो ये सभी टॉपिक अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित है, आपको ये सभी टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उन पर प्रत्यक्ष शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के जो साम्राज्य विस्तार है उसे 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य। उत्तर भारत के राज्यों पर उसने प्रत्यक्ष शासन किया तथा दक्षिण भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन करके उनसे वार्षिक कर वसूला। अब पहला देखते हैं गुजरात विजय जो हुई थी 1299 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक, मैप में आप देख सकते हैं ये गुजरात है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी। इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। वह बिना लड़े ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ पर शरण ली। ये देवगिरी यादव वंश के अंतर्गत आता है, मैप में आप ये यादव वंश देख सकते हैं, इसी के अंतर्गत देवगिरी आता है। और यहाँ के उस समय शासक थे रामचंद्र देव। यह गुजरात से भागा और रामचंद्र देव के यहाँ पर शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। तो जब ये
अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय की थी, तो इसी समय यहाँ पर इसने मलिक काफूर को अपना गुलाम बनाया था। और ये मैप जो आप देख रहे हैं, ये मैप 1300 AD का है, तो आपको सभी टॉपिक मैप के माध्यम से ध्यान रख के पढ़ने हैं। अब देखते हैं चित्तौड़ आक्रमण एवं मेवाड़ विजय जो हुई थी 1303 ईस्वी में। मेवाड़ के शासक उस समय राणा रतन सिंह थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। मैप में आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का मैप है, जो आप ये हल्के कलर से जो मैप में मार्क कर रही हूँ, ये पूरा राजस्थान का मैप है। और यहाँ पे ये जो नीले कलर से आप देख रहे हैं, नीले कलर का ये जो क्षेत्र है गुजरात और इस तरफ MP के बगल में, तो ये है मेवाड़। इसकी राजधानी थी उस समय चित्तौड़। कुछ इतिहासकारों ने पद्मावत की कथा के आधार पर चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के प्रति उसके आकर्षण को ठहराया है। लेकिन यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया है कि जब वह उत्तर भारत में, ये आप देख रहे हैं, ये गुजरात विजय के लिए जब वह दिल्ली से चला था, तो उस समय रास्ते में मेवाड़ आता था। तो ये जो मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अपने इस मेवाड़ के क्षेत्र से गुजरने नहीं दिया था, तो इसलिए भी इसने आक्रमण किया था, ऐसा कहा जाता है। तो आपको दोनों टॉपिक ध्यान में रखने हैं। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करने में सफल हुआ। राणा रावल रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ में सौहर को अंजाम दिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पद्मावत है, तो इसलिए इस पे कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि यह जब ये 1300 ईस्वी के आसपास की ये लड़ाई हुई थी और ये जो किताब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1540 में, तब भी इस पे कई सारे सवाल उठते हैं कि उस समय इस क्षेत्र के रानी पद्मावती की कहानी के बारे में इतने विस्तार से कैसे बताया जा सकता है। तो आपको सभी टॉपिक भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रणथंभौर विजय के बारे में, जो हुई थी 1301 ईस्वी में। यहाँ पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का शासन था। इस समय यहाँ का शासक हम्मीर देव था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हम्मीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया था। अब देखते हैं मालवा विजय के बारे में, जो 1305 ईस्वी में हुआ था। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। 1305 ईस्वी में मालवा अभियान हुआ, जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट अब देखते हैं देवगिरी अभियान, जो कि 1307 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था यादव वंश के खिलाफ। तो मैप में आपको यादव वंश को ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। ये वही मलिक काफूर है जो उसने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि प्रदान की और रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को उसके राज्य में वापस भेज दिया था। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये सभी टॉपिक देवगिरी अभियान से संबंधित आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं तेलंगाना अभियान, जो 1309 से 1310 ईस्वी के मध्य में हुआ था। अभी जो अभियान हम देख रहे हैं ये दक्षिण भारत के अभियान है। इस जो लाइन रेड कलर से जो लाइन खींच रही हूँ, इसके नीचे के जितने भी अभियान है वो दक्षिण भारत में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तेलंगाना वंश का, ये काकतीय वंश का शासन है। यहाँ पे ये तेलंगाना अभियान के नाम से इसे जाना जाता है। तेलंगाना में काकतीय वंश के राजा राज्य करते थे। तेलंगाना का शासक उस समय प्रताप रुद्रदेव था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। 1310 ईस्वी में काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा था। प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार का प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है उसको दिया था। अब देखते हैं होयसल राज्य पर आक्रमण, जो कि 1311 ईस्वी में हुआ था। तो नीचे आप देख सकते हैं ये होयसल राज्य है, इस पे आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक वीर भल्लाल देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्रम थी। इसने भी सुल्तान की अधीनता
स्वीकार कर ली थी। उस समय यहाँ पे इन्होंने अलाउद्दीन ने पांड्यों पर भी अपना आक्रमण किया था, लेकिन पांड्य ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया जो कि दिल्ली में स्थित है। हजार खंभा महल बनवाया जो दिल्ली में है, और सीरी का किला बनवाया जो दिल्ली में स्थित है। इस मैप में आप अलाउद्दीन का साम्राज्य देख सकते हैं जो इस मैप में विस्तारित है, जहां तक उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। और यहाँ पे ये पांड्यों का शासन था, जो ये गोल से मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ पर इसने अपना अधिकार नहीं जमा पाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण हुए। उस समय यहाँ पे जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ पे मंगोलों का शासन था। ये भारत पे लगातार आक्रमण कर रहे थे, और अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। अब देखते हैं मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जिसका शासनकाल है 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी के मध्य। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था और कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था। बाद में इसके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी और खुसरो खां खुद शासक बन गया। अब देखते हैं नसीरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में। नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था, तो ये भी ध्यान रखना है। नसीरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक बस कुछ ही दिन तक शासक रहा। उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। तो यह समय है 1320 से लेके 1414 ईस्वी के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक था। खुसरो शाह जो इसका अंतिम शासक था, इससे पहले हमने देखा है खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बनता है गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसके 4 प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ये हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इसके अंतिम शासक है नसीरुद्दीन महमूद शाह। इन दोनों शासकों के मध्य में कई शासक आए हैं जो कि योग्य नहीं थे, तो हमें वहां से एग्जाम में प्रश्न भी नहीं बनता है, तो हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इनका जो समय है वो है 1320 ईस्वी से लेकर 1328 ईस्वी के मध्य। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें दी थी इन्होंने। सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ एवं तीव्रगामी बनाया। इसके समय में डाक व्यवस्था थी। डाक व्यवस्था कैसे होती थी, तो मान लीजिए ये एक स्थान है, यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट ही यहाँ तक यहाँ से इस जगह से लेके यहाँ तक डायरेक्ट पहुंचाया जाता था। इसके लिए बीच में कुछ घोड़े, कुछ शासक, कुछ उनके कर्मचारी होते थे, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करते थे। फिर ये जो कर्मचारी होता था ये यहाँ से लेके इस शासक तक पहुंचाता, इस कर्मचारी तक पहुंचाता था। इसके बाद में यहाँ से एक दूसरा कर्मचारी आता था और वो यहाँ से लेके इस शासक, इस कर्मचारी तक इसे पहुंचाता था। तो इस प्रकार से घोड़ों के माध्यम से श्रेष्ठ और तीव्रगामी डाक व्यवस्था बनाई गई। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में वापस ले ली गई थी। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े दागने की प्रथा तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। जो घोड़ा दागने की, जो घोड़ों को अदला बदली हो जाती थी, तो उसके लिए जो राजस्व के घोड़े होते थे, राजकीय घोड़े होते थे, उनको दागने की व्यवस्था की। और जो सेना वगैरह के सेना में जो कर्मचारी शामिल होते थे उनके चेहरे की प्रॉपर व्यवस्था की गई। उसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई तथा बाग लगवाए। उसने एक वर्ष में इक्ता के राजस्व में 1/10 से 1/11 भाग से अधिक की वृद्धि नहीं करने का आदेश दिया। यानी जो उस समय दिल्ली सल्तनत था, उसके जो राजा होते थे वो अपने जो प्रांत होते थे, अपने संपूर्ण साम्राज्य को
कई सारे प्रांतों में विभाजित कर देते थे। जैसे इस समय प्रदेश में विभाजित होता है तो उस समय 20 या 25 ऐसे प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता था और एक-एक प्रांत को इक्ता कहा जाता था। उसका एक-एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। तो वहां से जो राजस्व लेते थे वो 1/10 या फिर 1/11 भाग से अधिक नहीं होता था। 29 अवसरों पर गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है इस तरफ मंगोलों का शासन है और इस तरफ से भारत पे आक्रमण होते रहते थे। इसलिए उसने मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने मलिक उल गाजी की उपाधि ग्रहण की जब इसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था। 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने बेटे जौना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, इनको काकतीय राजधानी वारंगल के अभियान पर भेजा और काकतीय वंश का अंत हो गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वारंगल है इस समय। वहां पे इस समय जब ये गयासुद्दीन तुगलक का शासन था तो उस समय यहाँ पर एक शासन राज कर रहा था और ये है काकतीय वंश। काकतीय वंश का यहाँ पे शासन था जिनकी राजधानी वारंगल थी। इसने इस पे अभियान करने के लिए अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा, जिनका पहले नाम था जौना खां, और इसने इस साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और काकतीय वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, गयासुद्दीन जब बंगाल में था तब सूचना मिली कि जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह उसे राजा होने की भविष्यवाणी कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पे वो आया था, यहाँ पे अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आया था। तब उसे सूचना मिलती है, निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी कि तब औलिया ने उत्तर दिया कि हुनूस दिल्ली दूर यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी वो यहाँ पर बंगाल के आसपास में था तो यहाँ से दिल्ली का क्षेत्र काफी दूर है। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर के एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, और इसमें दबकर सुल्तान की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। ये इनका मकबरा आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनका समय है 1325 से लेकर 1351 ईस्वी के मध्य। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलुग खां था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। इसने अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। बरनी ने इनकी 5 योजनाओं का उल्लेख किया है, जो पांचों योजनाएं असफल रही हैं। तो ये है दोआब में कर की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण करना और कराचिल की ओर अभियान। तो एक एक करके सभी के बारे में हम देखते हैं। पहले देखते हैं दोआब में कर वृद्धि योजना क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में लागू किया गया। परंतु जब इसने यह योजना लागू की तब दुर्भाग्यवश दोआब के क्षेत्र में अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और उसी समय यह योजना लागू हो गई। यानी अकाल पड़ गया और इसी समय दोआब में कर वृद्धि की योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू कर दी और परिणाम यह हुआ कि किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया। इस विभाग का मुख्य कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना, यानी वो उन्हें अब मदद करने लगा पैसों से ताकि वो अपनी कृषि को सुधार सकें। अब देखते हैं राजधानी परिवर्तन की योजना। इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित किया। चित्र में आप देख सकते हैं ये दिल्ली है और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है जो रेड कलर से मैं मार्क करी हूँ ये दौलताबाद है। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। इसका कारण था देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना, यानी इसका साम्राज्य विस्तार आप देख सकते हैं चित्र में काफी बड़ा है। तो यहाँ पे राजधानी बनाने का उद्देश्य ये भी था कि ये दिल्ली सल्तनत के मध्य में स्थित था और मंगोल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित रहना। ये जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है इस तरफ से लगातार मंगोल आक्रमण भी हो रहे थे और दक्षिण भारत की संपन्नता की ओर खिंचाव आदि, यानी इस तरफ दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था यहाँ पे व्यापार वगैरह का भी अच्छा होता था
यहाँ पे जो ये कपड़े उपड़े होते थे काफी अच्छे बनते थे, तो यहाँ पे ये काफी समृद्ध क्षेत्र था, तो इसके लिए भी इसकी संपन्नता की ओर खिंचाव के कारण भी इसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना पूर्णतः असफल रहती है और उसने 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने की अनुमति दे दी। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मान पूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। तो ये भी एक टॉपिक है कि असमान पूर्ण पत्र के कारण भी उसने राजधानी परिवर्तित की, तो आपको सभी कारण ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? जो इस समय कागज के टुकड़े चलते हैं, यानी 100 रुपए का अगर एक नोट है, अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो उसके जो कागज होता है उसका 100 रुपए मूल्य नहीं होता, तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं कि वह अपने जितना उसका मूल्य रखा गया है उसकी कीमत उससे कम होती है। पीतल और तांबा धातुओं के सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के टंका के बराबर होता था। सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए। सांकेतिक मुद्रा चलाया, लेकिन सांकेतिक मुद्रा का जो बनाने का क्रिया थी उस पे जो सरकार था उसका नियंत्रण नहीं रहा, जिससे कई सारे टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्के से दिया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई, यानी मार्केट में अगर बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो बहुत ज्यादा पैसा आने से अर्थव्यवस्था ठप हो गई, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा करके उनके बदले चांदी के सिक्के ले जाए, यानी जितने भी सिक्के मार्केट में गए थे उसने उस सारे सिक्के अपने इकट्ठा किया, यानी सबसे कहा कि वो सभी सिक्के इकट्ठा कर दें, लेकिन जितने सिक्के आए, जितने उसने जारी किए थे उससे कई गुना ज्यादा सिक्के उसके पास इकट्ठा हो गए। 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खान ने कागज की मुद्राएं चलाई थी और उनका सफल प्रयोग भी हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार चीन के शासक ने कागज की मुद्राएं चलाई थी जो सांकेतिक होती थी। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय के सोने के सिक्के हैं, ये सोने का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का है, और इस तरफ आप देख सकते हैं ये पीतल या फिर तांबे का सिक्का है जो कि सांकेतिक मुद्रा के नाम से प्रसिद्ध था। अब देखते हैं खुरासन पर आक्रमण। इस समय ईरान यानी खुरासन में मंगोलों के शासन का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन अभियान की योजना बनाई। ये मैप में आप देख सकते हैं, इस तरफ जो मंगोल शासक थे वो कमजोर हो गए, तो इसने सोचा कि अब हम अपने साम्राज्य का विस्तार इस तरफ भी करते हैं, खुरासन की तरफ। खुरासन को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की यह योजना असफल रही और उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी, क्योंकि उसने सैनिकों को अग्रिम वेतन भी दे दिया था और ये योजना असफल रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कराची अभियान योजना। कराची यहाँ हिमाचल प्रदेश के पास में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। कराची अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। इसकी सेनाओं को पहाड़ों में विजय प्राप्त करने का कोई भी अनुभव नहीं था। उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 10 अधिकारी ही वापस बचकर आ सके। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल रहती है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और इसी के साथ 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन ने की थी। इन दोनों वंशों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इब्न बतूता मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इनका समय है
इसका समय है 1351 से लेके 1388 ईस्वी के मध्य। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 को मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसानों को दिए गए थे। जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था, फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। उसके द्वारा केवल 4 प्रकार के कर लगाए गए थे। ये थे खराज, जो लगान के रूप में वसूला जाता था, खुम्स, युद्ध में लूट के माल पर कर होता था, और जजिया यह गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर होता था। ज़कात इस्लाम के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार होते थे, यानी जो धनी होते थे, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज या असहाय और फिर साधनहीन होते थे। तो ये 4 प्रकार के कर हैं जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपहार के कार्य किए। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम भी नियुक्त किए थे। फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत शौकीन था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उन्हें हक ए सर्व सिंचाई कर देना पड़ता था जो उपज का 1/10 हिस्सा होता था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट नए फलों के बाग लगाए थे। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी और इसी अनुवाद विभाग के अंतर्गत संस्कृत के कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया गया था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार गाजी मलिक गाजी सहना था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया था। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों को पुनः जागीर के रूप में वेतन देना शुरू कर दिया था जो अलाउद्दीन खिलजी के समय बंद कर दिया गया था। उसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया, यानी जो भी सैनिक होता था उसका पुत्र सैनिक में जाता था। पुत्र नहीं होता था तो दामाद जाता था और दामाद भी नहीं होता था तो उसका कोई गुलाम उसकी जगह पर नियुक्त किया जाता था। इसमें सैनिकों की योग्यता की जांच पर असर पड़ा था। हेनरी इलियट ने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा गया है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिरोज तुगलक ने संसगानी जो कि 6 जीतल का होता था एक नया सिक्का चलवाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। तो ये कल्याणकारी शासन था क्योंकि उसने लोगों के कल्याण के लिए कई सारे कार्य किए हैं। उसने हिंदू जनता को जिम्मी कहा और हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जिम्मी का मतलब होता था वे लोग जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते थे। जजिया कर के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था। जजिया कर निम्नलिखित लोगों से नहीं लिया जाता था, यानी निम्नलिखित लोगों को इनसे मुक्त रखा जाता था। ये हैं बच्चों से, बूढ़ों को, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर से संबंधित आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं।
फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद कई शासक आए, लेकिन सभी शासक अयोग्य होते हैं। नसरुद्दीन महमूद 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक ये शासक बनता है। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। यह कथन इसी शासक के लिए प्रसिद्ध था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। ये जो नसरुद्दीन महमूद है, इनका जो शासन काल था वो दिल्ली से लेके पालम तक फैला हुआ था, तो इनके लिए ये कथन कहा जाता है। तैमूर का आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। लाहौर का सूबेदार उसे तैमूर ने नियुक्त किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये 1300 ईडी का चित्र है। ये दिल्ली सल्तनत है। यहाँ पे यादव वंश, काकती और होयसल वंश का शासन था, लेकिन ये 1400 एडी का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं, ये ऊपर ये दिल्ली सल्तनत है। इसके बाद यहाँ पे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य आते हैं, और बाकी का जो क्षेत्र होता है वो ये अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मैप भी आपको अपने माइंड में रखना है। अब जो शासक हुए हैं वो देख लेते हैं। तो पहले है इसके खिज्र खां, इसके बाद आते हैं मुबारक शाह। फिर यहाँ पे खिज्र खां के 2 पुत्र होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पुत्र इनका शासक बनता है मुबारक शाह। इसके बाद आते हैं इनके दूसरे पुत्र के बेटे मोहम्मद शाह, और फिर मोहम्मद शाह के पुत्र शासक बनते हैं आलम शाह। तो ये इनके 4 महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। एग्जाम में आपसे इनका क्रम भी बनाने के लिए दे दिया जाता है, तो आपको ये क्रम भी ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खिज्र खां के बारे में, जिनका समय है 1414 से लेके 1421 ईस्वी के मध्य। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर के बारे में हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। तो ये दिल्ली सल्तनत है। इस मैप में आप देख सकते हैं, इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यहाँ पे मुल्तान, लाहौर है। जब तैमूर इस तरफ अपने देश वापस लौट रहा था, तो उसने इस क्षेत्र को खिज्र खां के हवाले करके चला गया था। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना था। ये दिल्ली सल्तनत है, इसका सुल्तान बनाया गया था दौलत खां को, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया था। 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। जब खिज्र खां यहाँ पर मुल्तान, लाहौर में शासन कर रहा था, तो उसकी नजर दिल्ली की सल्तनत पर थी कि मैं यहाँ का शासक बनूं। वह यहाँ के शासक को पराजित करता है और दिल्ली सल्तनत पे अधिकार कर लेता है। खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था, इसलिए नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता रहता था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानता है। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। इसके बाद शासक बनते हैं मुबारक शाह। इनका समय है 1421 से लेकर 1434 ईस्वी के मध्य। खिज्र खां ने तो सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, परंतु उसके पुत्र सुल्तान की उपाधि ली, और साथ ही उसने शाही नामक उपाधि भी ग्रहण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। तो मुबारक शाह से संबंधित कुछ ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बनता है। मोहम्मद शाह मृत्यु से पूर्व ही अपने पुत्र अलाउद्दीन शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली सल्तनत को 1421 ईस्वी में बहलोल लोदी के लिए छोड़ दिया और स्वयं बदायूं चला गया, और बदायूं में रहते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं लोधी वंश के बारे में। इसका समय है 1451 से लेके 1520 ईस्वी के मध्य।
लोधी वंश का जो प्रथम शासक है यानी संस्थापक है वह है बहलोल लोधी। इसके बाद शासक बनते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के दो पुत्र होते हैं, इसमें शासक बनते हैं इब्राहिम लोधी। तो ये तीन शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं बहलोल लोधी के बारे में। इनका समय है 1451 से लेके 1489 ईस्वी के मध्य। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने बहलोल सिक्का चलाया जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था, लेकिन यानी कि अकबर के शासनकाल से पहले यही सिक्का भारत में चल रहा था। बहलोल लोधी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। ये इस मैप में आप देख सकते हैं, ये दिल्ली सल्तनत है। इस तरफ यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये जौनपुर का क्षेत्र है और यहाँ पे उस समय सरकी वंश का शासक था। तो यहाँ के हुसैन शाह सरकी को हराकर बहलोल लोधी इसे दिल्ली साम्राज्य में मिला लेता है। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले अपने 9 पुत्रों में से तीसरे पुत्र जिनका नाम है निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, परंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया। लेकिन कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सिकंदर शाह लोधी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब देखते हैं सिकंदर लोधी के बारे में। इनका समय है 1289 ईस्वी से लेके 1517 ईस्वी के मध्य। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बनता है और लोधी वंश का यह सबसे प्रतापी शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए कई प्रयास किए। नाप का पैमाना गज-ए-सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद कर दिया तथा पीरों और संतों की मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोका था। सिकंदर लोधी को लिखने का बड़ा शौक था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। तो अब देखते हैं इब्राहिम लोधी के बारे में। इनका समय है 1517 से लेके 1526 ईस्वी के मध्य, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक इसका शासन चलता है। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोप खाने के कारण इब्राहिम लोधी की युद्ध में पराजय हुई और युद्ध स्थल पर ही वह मारा गया और भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इसके बाद यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध से कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये इसके बारे में हम कुछ डिटेल में जान लेते हैं। बाबर ने भारत में 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा था। इब्राहिम लोधी के साथ में ये युद्ध हुआ था, लेकिन उसकी सेना बहुत छोटी थी और इब्राहिम लोधी की सेना बहुत बड़ी थी। बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। इसके प्रमुख तोपची थे, ये थे अली और मुस्तफा। इसने युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया और इसी तुगलमा पद्धति और तोपों के प्रयोग से छोटी सेना होने के बावजूद भी इसने इब्राहिम लोधी की विशाल सेना को पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया और वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ ऐसा पहला शासक था जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बना, जो युद्ध में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण खात्मा हो जाता है इस युद्ध के साथ ही और मुगल शासकों का दौर शुरू हो जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये लोधी साम्राज्य का मैप है जो कितना विस्तारित है। लाहौर, दिल्ली, ग्वालियर, इस तरफ जौनपुर पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये लोधी डायनेस्टी है, आपको मैप में भी ध्यान रखना है। ये 1400 AD का मैप है। इस तरफ दिल्ली सल्तनत यहाँ पे है, यहाँ पे सरकी का शासन है। उसके बाद में सरकी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो ये मैप आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ इस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य था, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन देखते हैं। पहले
तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था, यानी दिल्ली सल्तनत का जो मुखिया होता था वो होता था सुल्तान। और यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है उसे कई प्रांतों में बांटा हुआ गया था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता है। और यहाँ का शासन नायब वली या फिर मुफ्ती के द्वारा होता था। इन जो इक्ताएं होती थी, इन इक्ताओं को सिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगनों का मुख्य अधिकारी था और मुसर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार थे और मुकद्दम यानी मुखिया होते थे। तो दिल्ली प्रशासन के केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आपको ये सभी टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत जो मंत्री परिषद आज के समय में जो मंत्री परिषद होती है, उसी मंत्री परिषद को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संख्या दी जाती थी, यानी जो मंत्री होते थे उन्हें अमीर कहा जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं मंत्री एवं उनसे संबंधित विभाग, यानी अमीर और उनसे संबंधित विभाग। इस तरफ मंत्री दिए गए हैं, इस तरफ विभाग है। यहाँ पे किसने प्रारंभ किया है, तो एक एक करके सभी को देखते हैं। पहले है वजीर, ये प्रधानमंत्री होते थे, ये राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे। और जो राजस्व विभाग था उसका नाम था दीवान ए वजारत। तो आपको ये विभाग भी याद रखना है। नेक्स्ट है दबीर ए खास, यह सरकारी पत्र व्यवहार के प्रमुख होते थे ये, और इनका जो विभाग होता था, सरकारी पत्र व्यवहार का जो विभाग होता था ये था दीवान ए इंस, और इसके प्रमुख होते थे दबीर ए खास। नेक्स्ट है दीवान ए रसालत, ये कौन होते थे, तो ये विदेश मंत्री होते थे। सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग के प्रमुख होते थे। धर्म विभाग के प्रमुख सद्र उस सुदूर होते थे। काजी उल कजात, ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। नेक्स्ट अब देखते हैं, इस तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे मंत्री हैं, इस तरफ विभाग है, और यहाँ पे प्रारंभ करने वाले शासक दिए गए हैं, किस शासक ने कौन सा विभाग शुरू किया है। तो पहले देखते हैं इसमें दीवान ए रियासत, ये क्या होता था, ये बाजार नियंत्रण विभाग होता था, और इसे शुरू करने वाले जो शासक हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है दीवान ए मुस्तखराज, ये वित्त विभाग होता था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है दीवान ए कोही, यह कृषि विभाग होता था, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग, ये है बरीद ए मुमालिक, ये मंत्री होते थे और ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे, और ये गुप्तचर विभाग के अंतर्गत इसके प्रमुख होते थे। नेक्स्ट है दीवान ए खैरात, ये दान विभाग के प्रमुख होते थे, और इस जो विभाग है ये दीवान ए खैरात, इसे शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको ये विभाग प्रारंभ करने वाले और उनके मंत्री कौन होते थे ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग के प्रमुख होते थे, और दीवान ए बंदगान को प्रारंभ करने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है आरिस ए मुमालिक, नेक्स्ट है आरिस ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे, और इसके ये जो विभाग था इसका नाम था दीवान ए अर्ज, और इसे शुरू किया था बलबन ने। ये है आरिस ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। दीवान ए अर्ज इनके विभाग का नाम है। सैन्य विभाग का जो नाम है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो है दीवान ए अर्ज, इसकी शुरुआत किया था बलबन ने। तो आपको ये मंत्री उनसे संबंधित विभाग ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख कर। पहला है इसमें खुम्स, ये लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और शेष भाग 1/5 राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय 4/5 भाग राजकोष में रखा जाता था, और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। नेक्स्ट है खराज, या फिर इसे खिराज कहते हैं। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह सामान्यतः उपज का 1/3 भाग लिया जाता था इसमें, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 50% कर दिया, यानी 1/2 भाग इसका वसूल किया। नेक्स्ट है उस्र, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो 1/5 से 1/10 के बीच में लिया जाता था। नेक्स्ट है जजिया, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यक्तिगत कर था। इसके अंतर्गत स्त्री, बच्चे, वृद्ध, अपंग, ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त रखे जाते थे। जो जजिया देता था उसे
जिम्मी कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया था। तो ये सभी टॉपिक आपको जजिया कर से संबंधित ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं ज़कात। ज़कात क्या है? तो यह मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह धनी मुसलमानों की आय का 2.5% होता था, यानी 2 + 1/2 2.5% होता था। नेक्स्ट है हर्ब ए सर्ब, यह सिंचाई कर था जो उपज का 1/10 भाग होता था। तरकात या लावारिस संपत्ति की जब्ती से होने वाली आय होती थी। नेक्स्ट है घरी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पे लगाया जाता था, ये घरी कर कहलाता था। और नेक्स्ट है चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए 2 नवीन कर थे, ये है घरी कर और चराई कर। नेक्स्ट अब देखते हैं सल्तनत कालीन सेना के बारे में। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल का नाम दिया गया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया जाता था, यानी 10 टुकड़ी के ऊपर एक प्रमुख व्यक्ति बनाया जाता था, फिर इसकी 10 टुकड़ी उठा के इस पे एक प्रमुख व्यक्ति बनाया जाता था। इस प्रकार से इसे दशमलव प्रणाली कहते हैं। तो ये देखते हैं घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखिल कहलाता था। 10 सरेखिल के ऊपर एक सिपाह सालार होता था और 10 सिपाह सालारों के ऊपर एक अमीर होता था। 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। नेक्स्ट अन्य टॉपिक देख लेते हैं सल्तनत काल से संबंधित। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि ज़वाबित राज्य कानून से संबंधित है। सुल्तान कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। उसी ने प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था, यानी इल्तुतमिश ने। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 होता था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी, यानी जो भूमि सरकारी होती थी वो खालसा भूमि कहलाती थी। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कला एवं स्थापत्य से संबंधित। पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत क्या क्या बना। तो इनके अंतर्गत बना कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में स्थित है। यह दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत है, इसका आप चित्र इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, यह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। यह एक संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर इसका निर्माण किया गया था। तो ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन में बनाया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का पूरा नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा किया और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं, यह है कुतुब मीनार। अब देखते हैं बलवंत के बारे में, उन्होंने क्या क्या बनवाया है। तो इन्होंने बनवाया था बलवंत का मकबरा, खुद का मकबरा बनवाया था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलवंत द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था, और यह इनका स्वयं का मकबरा था। बलवंत के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देता है। तो ये आप बलवंत का मकबरा इस चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है सीरी का किला, दिल्ली में स्थित है। मंगोलों से दिल्ली की रक्षा हेतु इस मजबूत किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बनाया था इन्होंने हौज ए अलाई, हजार खंभा महल, जो कि दिल्ली में स्थित है। जमात ए खाना मस्जिद बनाया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित, पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित यह प्रथम मस्जिद है। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो ये भी ध्यान रखना है, ये सुल्तान मुबारक शाह खिलजी राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था इन्होंने। नेक्स्ट अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित।
तुगलकाबाद का किला बनवाया था। ये तुगलकाबाद दिल्ली में स्थित है। इस किले को आप चित्र में देख सकते हैं। दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा, तो ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ये तुगलकाबाद में स्थित है, तो ये इनका मकबरा आप देख सकते हैं इस चित्र में। नेक्स्ट अब देखते हैं सिकंदर लोदी से संबंधित इन्होंने बनवाया था मोठ मस्जिद। सामने की दीवार में 5 मेहराबदार द्वार हैं। ये मस्जिद आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, ये मस्जिद है और यहाँ पे ये 5 मेहराब 1 2 3 4 5 करके ये मेहराबदार द्वार बनवाए गए हैं, जो इस चित्र में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी का मकबरा। लोधी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था, तो ये मकबरा इनका आप इस चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। तो ये कीर्ति स्तंभ है, आप इस चित्र में इसे देख सकते हैं। ये राजस्थान में बनवाया गया था, सल्तनत काल के समय बनवाया गया था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साहित्य। इस तरफ यहाँ पे रचना दी गई है, इस तरफ साहित्यकार है, इस तरफ उससे संबंधित मुख्य बिंदु दिए गए हैं। तो पहले है ताजुल मासिर, इसके रचयिता हैं यानी साहित्यकार हैं हसन निजामी और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बना था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी ये रचना है, इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज और यह सुल्तान नसरुद्दीन के संरक्षण में लिखा गया था। नेक्स्ट है फुतुहात ए फिरोज शाही, इसके लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक। यह आत्मकथा है क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, ये इसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांगीरी। इन दोनों रचना को लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने और ये जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में अपनी रचना करते थे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किताब उल रहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता ने इसकी रचना की है और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को मूल के अफ्रीकी यात्री थे। नेक्स्ट है तारीख है मुबारक शाही, इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सैयद शासक। मुबारक शाह के संरक्षण में इन्होंने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है फुतुह उस सलातीन, इसके साहित्यकार हैं ख्वाजा अबू मलिक इसामी और यह गजनवी से इसमें तुगलक वंश तक के इतिहास का वर्णन मिलता है, तो ये किताब है फुतुह उस सलातीन। अब देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज में। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के समय तक ये रचनाकार थे, तो ये भी ध्यान रखना है। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन तक संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता खुसरो को माना जाता है, तो खुसरो से संबंधित ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। इनकी कई सारी किताबें हैं, वो देख लेते हैं। तो पहली है किरान उस सादीन, यह इनकी पहले लिखी गई बुक है। दूसरी है मिफ्ताह उल फुतूह, तीसरी है तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, आसिका, नूर सिपिहर और इनकी अंतिम रचना है तुगलक नामा। तो पहली और अंतिम ध्यान रखना है, ये हो गई अमीर खुसरो की रचना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजभाषा थी वह थी फारसी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का क्रम निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और आराम शाह। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। तो जो सही ऑप्शन है वो होगा बी, 1, 4, 2 और 3। आप इसमें देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक हैं, इसके बाद आराम शाह बनते हैं, कुछ समय के लिए इल्तुतमिश आते हैं, फिर रकनुद्दीन फिरोज शाह बनते हैं, रजिया सुल्तान बनती हैं, फिर बहराम शाह बनते हैं। तो ये क्रम ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं।
ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या फिर गुलाम वंश का से संबंधित है? तो इसमें आपको बताना है अकबर, हुमायूं, शाहजहां। ये संबंधित नहीं है, इसमें सिर्फ इल्तुतमिश संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही है। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किस काल का था? तो ये था खिलजी वंश। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये थे जफर खां। ऑप्शन ए सही है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया? तो ये थे मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अलाउद्दीन खिलजी किस शासक की हत्या करके खिलजी वंश का अगला शासक बनता है? तो ये है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही है। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब मीनार का। ऑप्शन सी सही है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान। यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण में आपको यहाँ पे क्योंकि लगा के इसे पढ़ना है, क्योंकि वह दक्षिणी राज्य को कब्जे में करना चाहता था। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि वह दक्षिण से सिर्फ कर वसूलता था, यहाँ पे वह डायरेक्ट शासन नहीं करता था। तो ऑप्शन यहाँ पे कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए सही है। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो इसमें जीतल और टंका चलाया गया था सल्तनत काल में। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे नसरुद्दीन महमूद शाह। ऑप्शन सी सही है इसमें। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी सही है। कहा जाता है कि ये जो लकड़ी का महल था इसे इनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था और इसे मारने के लिए ही बनवाया गया था। नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंदर निर्माण करवाया था, लेकिन बहुत ज्यादा कई सारी नहरें, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतिहासकारों ने किस शासक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। सल्तनत बनने के पूर्व किसका नाम सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जूना खां था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दौलताबाद में। ऑप्शन सी सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो ये थे
फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन ए सही है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां किसका सेनापति था? तो ये था तैमूर लंग का, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। सैयद वंश ने किस वंश को समाप्त कर दिल्ली का प्रशासन प्राप्त किया था? तो ये था तुगलक वंश, ऑप्शन ए सही है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे खिज्र खां, ऑप्शन डी सही है। सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1451 में, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। किस सैयद वंशी शासक के शासनकाल में भटिंडा तथा दोआब में विद्रोह हुआ था? तो ये थे मुबारक शाह, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे बहलोल लोधी, ऑप्शन ए सही है। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो ये थे सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी सही है। किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी ने किया था, ऑप्शन ए सही होगा। गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? तो ये करवाया था सिकंदर लोधी ने, ऑप्शन बी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और इसके बाद ही भारत पे मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये युद्ध था खतौली का युद्ध, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा।